नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 2 महीने से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन इस युद्ध का कोई भी स्पष्ट परिणाम अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। इस युद्ध को मद्देनज़र रखते हुए हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए एक प्रस्ताव जारी किया है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर ये कहा जा सकता है कि इसकी वजह से खुद यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच मतभेद दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज इस वीडियो में हम इसी मतभेद पर बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कौन से देश हैं जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और आखिर ये प्रस्ताव उन देशों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले इस पूरी वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। यानी वीडियो में हम उन किन बिंदुओं की बात करने वाले हैं, किन बिंदुओं के आधार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खबर की, यानी न्यूज़ क्या है। इसके बाद यूरोपीय संघ की ऊर्जा निर्भरता के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से रूस पर अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए निर्भर है। इसके बाद हंगरी के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, यानी हंगरी इस प्रस्ताव का क्यों विरोध कर रहा है, ये भी जानेंगे। इसके अलावा इसके यूरोपीय संघ द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं, हंगरी को इस प्रस्ताव में साथ लाने के लिए क्या प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बारे में जानेंगे। साथ ही हंगरी और रूस के बीच निकट संबंधों की भी बात करेंगे। अंत में निष्कर्ष और एक प्रश्न की चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है। आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत के हितों पर अन्य देशों की नीतियों और राजनीति के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। अब वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी आज की खबर को देख लेते हैं। हमारी खबर जो है आज की इंडियन एक्सप्रेस से है। खबर है, वाई इज हंगरी ब्लॉकिंग सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल, यानी यूरोपीय संघ द्वारा रशिया के जो तेल पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, हंगरी उन प्रतिबंधों का विरोध क्यों कर रहा है, उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश क्यों कर रहा है। खबर पर थोड़ी और विस्तार से बात करें तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ 4 मई 2022 को, जब यूरोपीय संघ ने ऊर्जा प्रतिबंधों की घोषणा की। यूरोपीय संघ ने कहा कि आगे आने वाले 6 महीने में यूरोपीय संघ के सभी देश रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को लगभग समाप्त कर देंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए यूरोपीय संघ के जो सभी 27 देश हैं, उन सभी 27 देशों की सहमति की जरूरत थी, लेकिन इनमें से एक देश है जो इस पूरे प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, वो है हंगरी। हंगरी ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। हंगरी ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देने से मना कर दिया है। उसका कहना है कि यह प्रस्ताव हंगरी की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा। हंगरी के आधिकारिक बयान को देखें तो उसमें कहा गया है कि यह प्रस्ताव हंगरी की अर्थव्यवस्था के लिए एटॉमिक बॉम्ब जैसा है। उसका कहना है कि इसके कारण लाखों लोग प्रभावित होंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और लोग सड़क पर आ जाएंगे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ऐसे में हंगरी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने से मना कर दिया है। अब इस पूरे विवाद में आगे बढ़ने से पहले, यानी ये जानने से पहले कि हंगरी इसका विरोध क्यों कर रहा है, हम ये जान लेते हैं कि यूरोपीय संघ किस तरह से अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर निर्भर है, यानी यूरोपीय संघ की ऊर्जा ज़रूरतों को समझ लेते हैं। तो एक आंकड़े की माने, आंकड़ा 2020 का है। इसके मुताबिक रूस द्वारा 2020 में कुल 260 मिलियन टन कच्चे तेल का निर्यात किया गया था। इसमें से लगभग 138 मिलियन टन कच्चे तेल का निर्यात तो अकेले यूरोपीय संघ को किया गया था। यानी 2020 में रूस ने जितना भी कच्चे तेल का निर्यात किया, उसमें से 53% निर्यात तो अकेले यूरोपीय संघ को किया गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए रूस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। इसके अलावा एक और आंकड़े को देखें तो हम पाएंगे कि 2021 में EU ने रूस से जो तेल खरीदा, उसके लिए यूरोपियन यूनियन को लगभग $108 बिलियन का बिल चुकाना पड़ा। ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन द्वारा जो बिल चुकाया जा रहा है, जो भुगतान किया जा रहा है, वो रूस के आय के लिए एक प्रमुख स्रोत है और रूस इसी आय का उपयोग, इसी धन का उपयोग यूक्रेन में अपनी कार्यवाही को वित्त पोषित करने के लिए कर रहा है। ऐसे में अगर यूरोपीय संघ द्वारा रूस से अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम कर दिया जाता है तो रूस के लिए आय का एक बड़ा स्रोत भी समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण रूस पर इस पूरे विवाद को खत्म करने का एक दबाव बनेगा। इसके अलावा EU निर्यात के मामले में रूस का 5वां सबसे बड़ा भागीदार है, जिसमें ईंधन उत्पाद और कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पर अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यूरोपियन यूनियन प्राकृतिक गैस को लक्षित करने की बजाय ईंधन को लक्षित क्यों कर रहा है, जबकि रूस दुनिया में प्राकृतिक गैस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि यूरोपियन यूनियन के पास प्राकृतिक गैस का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। इसे केवल पाइपलाइंस के जरिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, जबकि सैद्धांतिक रूप से ईंधन के कई विकल्प मौजूद हैं और इसे दुनिया भर में समुद्री मार्ग के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है।
यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन ईंधन पर तो प्रतिबंध लगा रहा है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उससे संबंधित कोई भी बात नहीं कर रहा है, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। पर अब यहीं से हंगरी की समस्या शुरू होती है। हंगरी एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है। ऐसे में हंगरी के पास समुद्री मार्ग से तेल को आयात करने का कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। इसके अलावा हंगरी अपनी तेल ज़रूरतों के लिए रूस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। एक आंकड़े को देखें तो हम पाएंगे कि प्राकृतिक गैस का 85% और तेल का 60% हिस्सा हंगरी अकेले रूस से आयात करता है। इसके अलावा इस आयात को पाइपलाइनों के जरिए किया जाता है, क्योंकि हंगरी के पास कोई भी बंदरगाह नहीं है, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है। ऐसे में अगर यूरोपियन यूनियन इस जो पूरे आयात है इस पर प्रतिबंध लगा देता है, तो इससे हंगरी की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। हंगरी में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा हंगरी की जो ऊर्जा अवसंरचना है, हंगरी के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रूस के उत्पादों के अनुरूप बनाया गया है। ऐसे में अगर इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो हंगरी को अपनी अवसंरचना में बड़े परिवर्तन करने होंगे, जिसके लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, जबकि हंगरी की सरकार के पास इस निवेश की क्षमता नहीं है। इसके अलावा अगर गैर रूसी स्रोतों से तेल लाना पड़ेगा, तो क्योंकि हंगरी एक लैंडलॉक कंट्री है, तो हंगरी को इन गैर रूसी स्रोतों से तेल लाने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिसका प्रभाव वहाँ की आम जनता पर पड़ेगा, आम राजनीति पर पड़ेगा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, जो कि हंगरी की सरकार के लिए, हंगरी के राजनेताओं के लिए सही नहीं है। यही कारण है कि हंगरी के राजनेता और हंगरी की सरकार इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। अब बात करते हैं कि हंगरी को समझाने के लिए, हंगरी को इस प्रस्ताव पर सहमत करने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। तो यूरोपीय संघ ने स्पष्ट कहा है कि रूस के तेल पर जो भी देश निर्भर हैं, हम उनकी सहायता करेंगे, उनको इस स्थिति से निकलने में मदद करेंगे। क्या किया जा सकता है इस स्थिति से निपटने में? इस स्थिति से निपटने के लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है। यानी यूरोपियन यूनियन के कुछ देश आगे आने वाले 1 साल के भीतर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करेंगे, जबकि कुछ देशों को ये समय सीमा बढ़ा दी जाएगी, कुछ देशों के लिए ये समय सीमा ज़्यादा कर दी जाएगी। वो आगे आने वाले 4 या 5 सालों में इस निर्भरता को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अवसंरचना में निवेश के लिए जिस वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, जिस निवेश की आवश्यकता है, वो भी यूरोपियन यूनियन द्वारा प्रदान किया जाएगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उन देशों को मनाया जाए जो रूस पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं। जानकार मान रहे हैं कि इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वार्ताओं की ज़रूरत है। हाल ही में जो दोनों देशों के प्रतिनिधि हैं वो मिले हैं, लेकिन इस संबंध में कोई भी एक सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि जानकारों का मानना है कि हंगरी और रूस के जो निकट संबंध हैं वो इस वार्ता के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। हम जानते हैं हंगरी के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच संबंध काफ़ी निकट हैं। इन संबंधों की निकटता को इस बात से समझा जा सकता है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले जिन कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ मुलाकात की थी, जिन कुछ चुनिंदा लीडर्स के साथ मुलाकात की थी, उसमें हंगरी के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। साथ ही हंगरी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर लेकर भी अपना अलग रुख अपनाया है। यूरोपीय संघ के तमाम अन्य देश खुले तौर पर रूस का विरोध कर रहे हैं इस हमले को लेकर, जबकि हंगरी इस पूरे मामले पर अपनी तटस्थता की नीति बनाए हुए है। ऐसे में कई जो जानकार हैं वो हंगरी की इस नीति पर, हंगरी के रुख पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ हंगरी पर राजनीति करने का भी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीते दिनों अपर्याप्त भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के चलते हंगरी के $8 बिलियन के पैकेज को रोक दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, उसको स्थगित कर दिया गया था। यही कारण है कि हंगरी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हंगरी की सरकार पर न्यायपालिका पर नियंत्रण करने, मीडिया की स्वतंत्रता को समाप्त करने और LGBTQ समुदाय के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगता रहा है। ऐसे में कई जानकार मान रहे हैं कि हंगरी इस पूरा जो प्रस्ताव है उसको ब्लॉक करने के माध्यम से, उसको ब्लॉक करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ताकि यूरोपीय संघ को इस $8 बिलियन के पैकेज को फिर से बहाल करने के लिए मनाया जा सके। अब निष्कर्ष के तौर पर हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जब यूरोपीय संघ रूस पर अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करेगा, तो इससे जाहिर तौर पर यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ऐसे में कार्यवाही की जानी भी ज़रूरी है। रूस ने एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता को समाप्त करने, उसको नष्ट करने की कोशिश की है। ऐसे में अगर रूस पर कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ये माना जाएगा कि दुनिया रूस की इस अनुचित कार्यवाही में उसके साथ खड़ी है। यही वजह है कि रूस पर कार्यवाही ज़रूरी हो गई है। इसके अलावा हंगरी द्वारा जो चिंताएं जाहिर की गई हैं, वो चिंताएं भी उचित हैं। हंगरी का कहना है कि जो टाइमलाइन निर्धारित की गई है वो टाइमलाइन बहुत कम है। ऐसे में दोनों पक्ष वार्ता के माध्यम से इस टाइमलाइन को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।
और इस मुद्दे को कूटनीतिक ढंग से, डिप्लोमेटिक ढंग से सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर हम एक सवाल की बात कर लेते हैं। एक प्रश्न है, मेंस का प्रश्न है, आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि समकालीन उदाहरणों की सहायता से आर्थिक प्रतिबंधों की नीतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जो दुनिया की तमाम सरकारों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो उस नीति का जो पालन करते हैं, उस नीति के क्या अच्छे पक्ष हैं, क्या बुरे पक्ष हैं, इसकी बात करनी है। साथ ही आपको कुछ समकालीन उदाहरण भी प्रस्तुत करने हैं, जैसे अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप इन उदाहरणों को प्रस्तुत कर सकते हैं अपने आंसर में। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने में मदद मिलेगी, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।